हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी को तहे दिल से लव यू। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलो समझते हैं भूकंप के बारे में कुछ। तो वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा खतरनाक वाला हो जाएगा, उससे दूर जाएंगे तो कम खतरनाक। तो भूकंप के खतरे को भांपते हुए हम एरिया को बांट देते हैं। ये ज़्यादा संवेदनशील है, ये कम संवेदनशील है, उसे हम भूकंपीय जोन कहते हैं। भूकंपीय जोन 1 से लेकर 5 होते हैं। भूकंपीय जोन जो 1 है, इसमें लगभग 5 तीव्रता का भूकंप आता है, जिसमें किसी को कोई दिक्कतें नहीं होता है। इसलिए भूगोलवेताओं ने अभी कह दिया है कि जो भूकंपीय जोन 1 है, इसकी मान्यता को खत्म कर दिया गया है। भूकंपीय जोन को 2 से गिना जाता है, लेकिन कहेगा कितने होते हैं, तो 1 से 5 होते हैं, और 1 वाले को अभी खत्म कर दिया गया है। जैसे जैसे आप भूकंपीय, अभी क्या लिखे हैं यहाँ, बट नाउ ओनली 4 जोन हो चुके हैं। जैसे जैसे आप भूकंपीय जोन 1 से किधर जाएंगे, 5 की ओर, आप खतरे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी डेंजर की ओर बढ़ रहे हैं। यानी सबसे खतरनाक जोन कौन सा आता है, 5वां जोन आता है। ये कहाँ मिलेगा, जहाँ एकदम प्लेट मिल रहा है, जैसे हिमालय का निचला भाग, नेपाल का एरिया, ये 5वें जोन में आता है। 1 नंबर जोन तो खत्म कर दिया गया है, हिमालय आपके 5वें जोन में आता है। यहाँ नक्शा दे दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट में लेके देख सकते हैं। जो रेड कलर से दिया है वो जोन नंबर 5 है, जिसमें कश्मीर आता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल का वह एरिया जो बिहार यूपी से सटता है वो हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गया लाल वाले एरिया में। लाल मतलब कौन सा है, भूकंपीय जोन 5 है। ये गुजरात का ऊपर वाला कच्छ जो है, भुज में तो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आ गया। सोचिए, सब लोग झंडा फहरा रहे थे, लोग सुबह सुबह भूकंप आ गया। बहुत खतरनाक भूकंप था वहाँ पर। ये तो इस बार एग्जाम में भी पूछा था किस दिन आया था। बाकी अगर आप देखेंगे तो भूकंपीय जोन 2, जहां से अब तो मेन शुरुआत हो रही है। हम आपको पहले ही बोले कि 1 नंबर खत्म हो गया। आप इस नक्शा में भी देखिएगा तो भूकंपीय जोन 2, 3, 4, 5 को बनाया गया है। तो देखिए, दक्षिण भारत में ये वाला एरिया कम है, 3 नंबर में आ जाता है येलो जोन। तो यहां से आप कलर के हिसाब से जोन डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस जोन में आते हैं। अभी जो बताएं वो आपके पीसीएस लेवल या फिर आपके यूपीएससी लेवल में, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी, इस सब के एग्जाम में क्या पूछेगा बच्चा वाला चीज, कि भूकंप को किस मशीन से नापते हैं, तो सिस्मोमीटर से नापते हैं। ये मशीनमा का नाम है सिस्मोमीटर, ये नाप देता है वहां पर। भूकंप की स्टडी को क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ कहेंगे, सिस्मोलॉजी कहते हैं। किस ग्राफ से नापते हैं, तो उसे जिस ग्राफ पे उसको बनाया जाता है उस ग्राफ का नाम होता है सिस्मोग्राफ। किस स्केल से नापते हैं, तो स्केल कई ठो है, जिसमें रिक्टर स्केल फेमस होते हैं। पहले आप ग्राफ और स्केल में अंतर समझिए। यहां हमने ग्राफ बना दिया कि भैया ये भूकंप आया है, ग्राफ बना दिए। अब इस ग्राफ को नापिएगा कैसे, कि भाई किलो में नापिएगा, कि लीटर में नापिएगा, कि सेंटीमीटर में। कोनो ना कोनो एक स्केल रहना चाहिए ना। जैसे गेहूं को आप किलो में नापते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं, तो चीजवा तो वही है। उसको नापने के लिए यूनिट चाहिए, कोई ना कोई स्केल चाहिए। तो इस ग्राफ को कहते हैं सिस्मोग्राफ। इस ग्राफ की ऊंचाई या खतरा को नापने वाले मीटर को कहते हैं हम लोग रिक्टर स्केल। तो ग्राफ अलग है, स्केल अलग है, मशीन अलग है, और इसका पूरा अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब जो स्केल होते हैं, सिस्मोग्राफ को नापने वाले स्केल, ये पहले एक फेरल स्केल था, जिसे रॉसी स्केल भी कहते थे, ये सफल नहीं हुआ। मार्केली स्केल, ये तो एकदम गलत था। इसमें 1 से लेकर 12 तक अंक थे। ये प्रेक्षण और अनुभव पर आधारित था, कि इस साल जो अगर 10 गो घर गिराया है, तो मान लीजिए कि भूकंप की तीव्रता 6 है, और अगली बार मान लीजिए गिरा दिया 20 गो या 40 गिरा लिया, तो उससे ज़्यादा, मतलब ये अनुभव के आधार पर है। नहीं समझिए तो ये फालतू हो गया, इसको भी निकाल दिया गया। अभी जो पूरी दुनिया मानती है वो मानती है रिक्टर स्केल, जिसे हम लोग रीचर स्केल भी कहते हैं। इसमें 1 से लेकर 9 तक अंक रहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप कमीशन लेवल के एग्जाम में बैठे हैं तो उसमें पूछ देता है कि रिक्टर स्केल पर रेयरेस्ट भूकंप को किस अक्षर से दर्शाते हैं, तो वो 10 से दिखाते हैं। तो जनरली इसमें 1 से 9 तक अंक होते हैं आपके रिक्टर स्केल में। आप छोटे मोटे वनडे एग्जाम में देते हैं तो 1 से 9 में मारेंगे, लेकिन कहते हैं एकदम रेयरेस्ट भूकंप को किस में दर्शाएगा, तो 10 में। इसकी एक खासियत क्या होती है रिक्टर स्केल की, कि हर अंक अपने से पिछले अंक से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी अगर आपसे कह रहा है कि रिक्टर स्केल पर कोई भूकंप आया है जिसकी तीव्रता है 6,
और रिक्टर स्केल पे एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता है 7, तो आपको अंक में भले दिखेगा कि 6 से 7 एक ही अंक है, लेकिन पावर देखेंगे तो 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो रिक्टर स्केल पर हर एक अंक अपने से पिछले अंक से 10 गुना ज़्यादा खतरा को लेकर रखता है। रिक्टर स्केल पर अगर 7 तीव्रता से कम का भूकंप है तो उससे कोई लॉस नहीं होगा, बस आपको हल्का हल्का हिला के चल जाएगा। लेकिन अगर 7 तीव्रता का भूकंप है तो जरूर क्षति पहुंचाएगा, और 7 से भयानक जितने ज़्यादा आप चले जाइए और भयानक आ जाएगा। फुकुशिमा में तो आ गया था 9 तीव्रता का भूकंप, नेपाल में जो आया था 8.1 था, जो लाम्बाजुम जिसका सेंटर था 2015 वाला का। तो ये आप समझ गए रिक्टर स्केल, ये सब बच्चा वाला चीज़ है, आगे समझिए। देखिए एक लाइन आप पढ़े होंगे आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन जो होता है उसे हम समान तीव्रता यानी समान क्षति वाले एरिया को मिलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ भी आया 6 तीव्रता का भूकंप, यहाँ भी आया 6, यहाँ भी आया 6, यहाँ 6, लेकिन यहाँ आ गया 7, तो आइसोसिस्मल लाइन कैसे खींचेगा, इसे मिला दीजिए। तो एक जैसी तीव्रता वाले, जहाँ एक जैसी तीव्रता रहेगी वहाँ एक जैसे नुकसान भी होगा, तो समान तीव्रता वाले जगह को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन। लेकिन ये पुराना हो गया ये क्वेश्चन। अब पूछता है कि होमोसिस्मल लाइन क्या है। तो होमोसिस्मल लाइन उस लाइन को कहते हैं जो टाइमिंग को बताता है। एक साथ भूकंप आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई जगह 10 बजे भूकंप आया, एक जगह यहाँ भी 10 बजे आया, यहाँ भी 10 बजे आ गया, और यहाँ आया आपका 12 बजे, तो ये होमोसिस्मल में तो आएगा नहीं। ये भी 10 बजे आया, ये भी आया, ये भी आया। जो एक टाइम पर भूकंप को मिलाते हैं, समान समय को दर्शाएगा, तो वो हो जाता है होमोसिस्मल। और समान तीव्रता यानी समान क्षति को दर्शाएगा तो हो जाता है आइसोसिस्मल लाइन। ये वाला ज़्यादा पूछता है आजकल एग्जाम में। आप समझते हैं इसकी भविष्यवाणी या इसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि नहीं। तो एक लाइन में जवाब है कि भाई आप भूकंप का वर्तमान समय में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिससे पता चल सकते हैं कि भूकंप आने वाला है या नहीं। जैसे कि वायुमंडल में रेडान गैस तो पाया नहीं जाता, ये सबसे भारी गैस है, लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी आने से पहले इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो मशीन है इसको नापने वाले बता देते हैं कि रेडान गैस बढ़ रहा है, इसका मतलब भूकंप आने वाला है। दूसरा कि वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अचानक बढ़ जाते हैं। अब जो मशीनें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नापने वाली, वो भी बता सकती हैं। ये दोनों तो आप अपने मन से नहीं बता सकते हैं। और जो तीसरा चीज होती है वो एनिमल, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, सियार, जो भूकंप से पहले आने वाली जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि जो होती है अवश्रव होती है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हम लोग नहीं सुन पाते हैं। ये जानवर सुन लेते हैं और लगते हैं सब भागने वाला जगह खोजने। तो जानवरों की बिहेवियर में अचानक चेंजिंग से भी आपको चेतावनी ले लेना चाहिए कि क्या यहाँ भूकंप आने वाला है या नहीं है। लेकिन ये चेतावनी बहुत कम समय में मिल पाता है, 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाता है। तो हमको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए भूकंप के समय, उसे समझिए। देखिए जब भूकंप के दौरान जब घर गिरते हैं तो बम देखिए जब मिसाइल वगैरह से हमला होता है ना, तो घर पूरी तरह से फंस जाता है। ऐसे भूकंप में ऐसा नहीं होता है, एक घर दूसरे घर पे गिर के फंस जाते हैं सब, इसलिए पूरी तरह से नहीं मर पाते, मतलब आदमी उसमें पूरी तरह से दब नहीं पाता है। इसलिए आप देखिए होंगे कोई घर गिर गया है, 2 से 3 दिन बाद भी उसमें से कुछ लोग जिंदा निकलते हैं। मतलब एक दीवार इस दीवार पे ऐसे फंस के अटक जाता है, नीचे थोड़ा सा जगह रहता है, आप उसमें बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, घर का जो कोना वाला एरिया है, कोना में क्या होगा कि ये भी दीवार एक दूसरे पे आके अटक जाएगी। आप बीच में रहेंगे तो भाई इधर कोई भी गिरेगा तो बीच में ना गिरता है, तो आप कोना में चले जाइएगा, कोई दीवार के कोने में चले जाना चाहिए। और कोई मजबूत चौकी वगैरह जो होता है उसके नीचे घुस जाना चाहिए। कभी कभी भूकंप क्या होता है, ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। मान लीजिए 6 या 6.5 का भूकंप आया तो कोई छोटा मोटा छज्जा है या घर का 1-2 ईंट गिरेगा, पंखा उनका गिर जाएगा, खोपड़िए भी गिर जाएगा तो मर जाएंगे। तो मजबूत चौकी वगैरह के नीचे घुस जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि कम तीव्रता का रहेगा तो आप बच जाएंगे, मुंह हाथ नहीं फूटेगा। कोना में खड़े हो जाएंगे तो जैसे कोना में खड़े रहेंगे तो गिरे उड़ेगा भी बिल्डिंग ना, तो थोड़ा सा आप सेफ हो सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जब आप घर बनवाइए तो घर बनवाते समय याद रखिएगा भूकंप रोधी छड़ जरूर दिलवाइएगा। गलती इंसान घर बनवाने में 2 ही ठोकर देता है। एक जो पेंट कराता है तो पेंट में एंटी इंसेक्ट एक केमिकल आता है, वो पेंट में मिला के घर में पेंट कर दीजिएगा ना तो 5 साल तक कीड़े मकोड़े, मकड़ी उकड़ी, छिपकली वगैरह नहीं लगते हैं सर। तो आदमी ऐसे पेंट करा देता है, एकदम व्हाइट पुट्टी मार एकदम बड़ी। भाई साहब ये सब भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। और लकड़ी के चीज़ पे पेंट मारते समय उसमें भी आपको मिला देना चाहिए कीटनाशक, घुन नहीं लगेंगे, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन बिल्डिंग में जब छड़ दीजिएगा तो भूकंप रोधी छड़ जरूर दीजिएगा। ये क्या करते हैं सब, फ्लेक्सिबल थोड़ा होते हैं सब, भूकंप के छोटे मोटे झटके को रोक सकते हैं सब। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप अगर आता है जापान में, लेकिन उसने ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वहाँ बहुत ही कम लोगों
लोगों की जान जाती है। अब ये भूकंप के अलावा एक चीज़ होता है सुनामी। सुनामी को जो होता है वो समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। एप्लीकेशन में इसका PDF वगैरह डाल दिया गया है। एप्लीकेशन जिस दिन आएगा उस दिन एप्लीकेशन की फीस बहुत ही कम रहेगी। देखिए एप्लीकेशन को हम कभी भी अलाउंस कर सकते हैं। जिस दिन एप्लीकेशन अलाउंस करेंगे उस दिन जो फीस रहेगा वो केवल 9 रुपये रहेगा, और 9 रुपये 2 रुपये GST लगेगा, यानी 11 रुपये में आपको 11 रुपये में